अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जनाब टॉपिक है इस चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे वो एंजाइम्स के अबाउट है। हमने एंजाइम के अबाउट डिस्कस करना है और बात करनी है एंजाइम के अबाउट के एंजाइम क्या कहलाते हैं जनाब, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। वो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? वो जो रिएक्शन में हिस्सा बजाते खुद ना ले मगर रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसकी रफ्तार को बढ़ा दे, उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से पहचाने जाते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते मगर रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो सकती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई फंजाई हो सकती है। मतलब मैं ये कह रहा सी जनाब कि कोई भी मॉलिक्यूल है जड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस जान किसी भी जानदार में पाया जाता ते उस जानदार पाए जाने तो बाद उसके रिएक्शन स्पीड अप कर देंदा, उसकी रफ्तार ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰफ्तार ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? एंजाइम आख्या जाता। तो that one structure will be called as enzyme which involve in metabolic activities of any living organism will be called as enzyme। अब एंजाइम की बात कर रहे थे तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो हैं वो, इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात की जाए कि एंजाइम क्या है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो जमाना था जनाब 1833 का, 1833 का जमाना से जनाब। तो पायन ने, किसने? पायन ने डायस्टेज एंजाइम को दरियाफ्त किया। पहली दफा किसने? पायन ने 1833 में डायस्टेज जो है वो एंजाइम को दरियाफ्त किया। लेकिन उससे पहले तक ये तो पता था कि जनाब मीट को भी, गोश्त को भी जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प की जाती है, स्टार्च को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प की जाती है, लिपिड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प की जाती है। मगर ये नहीं मालूम था कि कौन है जो इनको डाइजेशन करवाने में इन्वॉल्व है, इनकी डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो कोई भी एंजाइम के मतलब नहीं जानता था। तो 1833 में डायस्टेज को दरियाफ्त किया गया। लेकिन डायस्टेज दरियाफ्त हुआ मगर उस वक्त तक भी ये नहीं मालूम था कि ये एक एंजाइम है। यह एंजाइम क्या है? उसके बाद लुईस पास्चर ने कुछ जनाब डिकेड लेटर उसने फर्मेंटेशन पे बात की, फर्मेंटेशन पे जो है वो स्टडी की यीस्ट के अबाउट। तो उसने ये कहा, क्या कहा? उसने कहा जनाब कि कोई एक अनजानी सी कुव्वत है जो फर्मेंटेशन करवाती है यीस्ट में, लेकिन he didn't know about enzyme। वो एंजाइम के अबाउट नहीं जानता था, वो एंजाइम के अबाउट नहीं जानता था। मगर ये कि उसने ये कहा कि कोई ऐसी कुव्वत है, वाइटल फोर्स है जो यीस्ट के अंदर मौजूद है और वो क्या करवा रही है जनाब? वो क्या करवा रही है? फर्मेंटेशन करवा रही है। तो उन्हें जनाब इस वाइटल फोर्स नु, मतलब इस अनजानी जी कुव्वत नु उन्हें की नाम दिता? किने की नाम दिता जनाब? लुईस पास्चर ने की नाम दिता कि उन्होंने की आख्या जाता? उस वाइटल फोर्स नु आख्या जाता जनाब कि वो फर्मेंट है। अकॉर्डिंग टू लुईस पास्चर के मुताबिक उसको फर्मेंट कहा गया। तो नेक्स्ट ऑन द वे in 1877 Wilhelm Conne discovered about the first time in the history coined the term enzyme। पहली दफा 1877 में कोने ने क्या किया? टर्म जो है वो एंजाइम को मुतारिफ करवाया। एंजाइम की टर्म को जो है वो इसने मुतारिफ कराया। लेकिन बाद में 1897 में एडवर्ड बॉचनर ने क्या किया? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में इसने ये कहा कि भाई इसने काम किया? इसने सक्रोज पे काम किया। सक्रोज पे यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि सक्रोज क्या है? ये शुगर है, जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, डायसैकराइड है,
तो उस पे इसने काम किया और उस सक्रोज पे काम करने वाले एंजाइम का नाम उसने जाइमेज रखा। और द फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसने जाइमेज नाम नहीं रखा, वो बता रहा था क्या बता रहा था कि एंजाइम जिस पे काम करता है, एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है, उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के अबाउट के एंजाइम को कैसे नाम दिया जाता है, तो उसने आखिर में वर्ड एज लिखकर ये जो है वो हिंट दिया था कि एंजाइम के वर्ड के आखिर में, एंजाइम नेम के आखिर में एज जो है वो लगता है। मतलब उसने एक हिंट प्रोवाइड कर दिया था कि एंजाइम को अगर हमने क्लासिफाई करना है तो उनके आखिर पे क्या नाम लिखा जाता है एंजाइम के आखिर पे। तो सो ऑन आगे हम चलते हैं। और इस वजह से जाइमेज पे काम करने की वजह से इसे 1907 में इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि मैंने लफ्ज जाइमेज को छेड़ा और फिर मैंने बात की कि इसकी क्लासिफिकेशन से अबाउट बात की, तो ये एंजाइम जो है, पहले एंजाइम के बाद एंजाइम क्या है, एंजाइम राउंड अबाउट एक बॉडी के अंदर 5000 मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनको ये करवा रहा है और ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये प्रोटीन इन नेचर तो है, ठीक है, फिर एंजाइम की बात करते हैं कि ये एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है तो अमीनो एसिड्स की चेन पर बना हुआ है ना, तो लगभग ये 64 अमीनो एसिड से लेकर मिनिमम 64 अमीनो एसिड से लेकर अप टू 2000 अमीनो एसिड तक ये मौजूद होती है, इसमें चेंज होती है एंजाइम बनाने वाली। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो रखता है। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस तमाम तरह हो रहे हैं वो एंजाइम की जो है वो निगरानी में हो रहे हैं। अगर एंजाइम वहां पे मौजूदगी अपनी नहीं दिखा पाते तो एक्टिवली वो रिएक्शन जो है, या तो वो कहीं पे रिएक्शन कुछ जो है जो एंजाइम के बगैर वकूफ पजीर हो ही नहीं सकते, और कुछ की जो है वो स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। इसमें कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि राइबोसोम भी रखते हैं, राइबोसोमल आरएनए भी रखते हैं, राइबोसोमल आरएनए रखते हैं जिनको राइबोजाइम के नाम से कहा जाता है। तो राइबोजाइम सिंगल वन एंजाइम है जो कि खुद जो है वो अकेला तनहा वो एक पूरे के पूरे रिएक्शन को जो है वो कर सकता है, उसको करवा सकता है, वो राइबोजाइम। लेकिन इसमें कुछ और एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम को जो है वो जेम्स ने जो है वो पहली दफा इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए स्टडी किया। तो लाइसोजाइम वो पहला एंजाइम है जिसको हिस्ट्री में एक मुकम्मल स्ट्रक्चर के तौर पे स्टडी किया गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए स्टडी किया गया था। लेकिन इस जेम्स ने क्या कहा, इसने कहा कि जो जैसे कि एंजाइम है यूरिएज, उन्होंने कहा यूरिएज जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, कंप्लीटली प्रोटीन इन नेचर। इट मीन दैट कि कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो प्रोटीन के अलावा है। मतलब एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर है, वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर रखते हैं, ग्लोब्यूलर फॉर्म रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो प्रोटीन के मासवाय है, प्रोटीन के अलावा है, ठीक है, प्रोटीन के अलावा है। तो इस बात का जो इशारा था वो किस जानिब था कि प्रोटीन के अलावा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर प्रोटीन के अलावा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वो क्या है, जो प्रोटीन के अलावा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट किस तरह का हो सकता है, क्या वो ऑर्गेनिक हो सकता है, क्या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। बात इसकी नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो प्रोटीन के अलावा पोर्शन है, प्रोटीन के अलावा है। तो जस्ट लाइक दिस वन, अगर मैं अपनी इस रिंग की एग्जांपल दूं तो इसमें ये जो है वो सिल्वर है, ऊपर एक स्टोन लगा हुआ है, तो ये स्टोन जो है वो सिल्वर नहीं है बिल्कुल। अगर मैं इसको एंजाइम से मुशाबे करार दूं, इसको तशबीह दूं एंजाइम से, तो बिल्कुल ये एंजाइम की तरह ये सिल्वर जो है प्रोटीन इन नेचर है। कुछ पार्ट उसका ऐसा है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जिस तरह ये स्टोन इन दिस रिंग, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम, कि उसी तरह एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो क्या है, जरूरी है एंजाइम के लिए। जिसमें कि अगर ये रिंग में स्टोन नहीं होता तो रिंग की क्या कंडीशन होती। तो बिल्कुल इसी तरह कि उसमें
एंजाइम में अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता, अब आपको ये जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो हाउ मच इंपॉर्टेंट देयर। तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो जो भी हो, इनऑर्गेनिक हो, वो मेटल की शक्ल में हो सकता है, वो कोई फेरिक हो सकता है, वो कोई कॉपर हो सकता है, वो कोई कोबाल्ट हो सकता है, वो कोई जो भी जो है उसमें कैल्शियम वाले जो भी हो सकता है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इनऑर्गेनिक है, वो मेटेलिक आयन भी हो सकता है। तो वो मेटेलिक आयन जो है इनऑर्गेनिक है या फिर कोई ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें विटामिन वगैरह सो ऑन हो सकते हैं। तो वो क्या है, तो वो जो है ऑर्गेनिक पार्ट है और नॉन इनऑर्गेनिक पार्ट है, वो दोनों कलेक्टिवली जो एंजाइम में पाए जाते हैं वो कोफैक्टर कहलाते हैं। कोफैक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि को स्टैंड्स फॉर कि वो उसका कंपेनियन है, फैक्टर है, कंपेनियन फैक्टर है कि जो एंजाइम एक्टिविटी करता है उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है ये कोफैक्टर। ये नॉन प्रोटीन पार्ट उसको सपोर्ट करता है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है ये नॉन प्रोटीन। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किस तरह वकूफ पजीर होती है? क्योंकि एंजाइम है, एंजाइम का एक मखसूस हिस्सा है जहां पे हम मैंने कहा कि लॉट ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो कुछ चंद एक अमीनो एसिड होते हैं, मतलब लगभग उस टोटल अमीनो एसिड का, टोटल एंजाइम का, टोटल प्रोटीन का 10 to 20%, राउंड अबाउट, राउंड फिंगर विल बी चेंज्ड, वेरिएबल हो सकती है, 10 to 20% जो है वो एक्टिव साइट पर मुश्तमिल होता है। और वो साइट, एक्टिव साइट किसे कहा जाता है? वो साइट है, वो जगह है जो कि प्रोटीन की हिस्सा है, एंजाइम का हिस्सा है, और वो मकाम है जहां पे सबस्ट्रेट अपनी साइट उसके साथ, एंजाइम के साथ आके अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन करवाता है, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है। अब एक्टिव साइट में उसकी बाइंडिंग साइट है या कैटालिटिक साइट है, वो ज्यादा सारी हो सकती है, लेकिन वो ओरिएंट होती हैं टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। लेकिन इसके अलावा, एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ मकाम ऐसा होता है जो एंजाइम पे प्लेसेस पाई जाती हैं, कुछ साइट्स पाई जाती हैं जिन्हें एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। वो एलोस्टेरिक साइट क्या है? वो एंजाइम की उसको, वो अदर देन एक्टिव साइट है, उस पे आके कुछ और फैक्टर्स अटैच होते हैं। वो फैक्टर्स जब एलोस्टेरिक साइट पे आके अटैच होते हैं, या तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को लो कर देते हैं या समटाइम इनहिबिट भी कर देते हैं। तो मतलब ये है कि ये साइट जो है वो अदर देन एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट वो मकाम है जहां पे जो कोई एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। अब ये कोफैक्टर जो है ये क्या करते हैं? वो एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है, वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी एक्शन में, उसकी कैटालिटिक एक्शन में सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है कि वो प्रोटीन, सॉरी, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर हैं वो क्या है? को एंजाइम भी हो सकते हैं। को एंजाइम भी कि वो उसके साथ अटैच तो हैं, वो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच है। अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होगा, मजबूती से एक बॉन्ड बना के अपने एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा, वहीं पे कायम रहेगा, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब इसमें इसका मतलब है, मैंने कहा कि अगर उसके साथ जुड़ा रहता है तो इट मीन दैट कि वो डिटैच भी होता है। जी बिल्कुल, डिटैच होता है कि वो उस एंजाइम की सतह को छोड़ भी देता है। जब वो उस एंजाइम की सतह को छोड़ देता है तो उस वक्त उसे क्या कहा जाता है? कि वो कोएंजाइम है। अब वो छोड़ता क्यों है? वो अब ये नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, कोएंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम बेहतर वर्क करता है, मगर ये है कि इनकी साख्त ऐसी है कि ये सम टाइम जो है वो डिटैच हो जाते हैं, फिर दोबारा अटैच होके भी ये अपने रिएक्शंस को बाद में ये और रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एंजाइम नहीं है तो अकेला कोएंजाइम, नथिंग इज देयर, वो जो एंजाइम है, कोएंजाइम है, वो जनाब कला तनतनहा कोई वर्क नहीं कर सकता एंजाइम की मौजूदगी तो बगैर। विदाउट एंजाइम वो कोई रिएक्शन नहीं खा सकता। तो फिर क्या होता है जनाब कि वो कोएंजाइम, वो विटामिन भी हो सकते हैं, नॉन विटामिन भी हो सकते हैं। अब वो किसी केमिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और केमिकल को ट्रांसपोर्ट करके रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि NADH
NADPH, ठीक है। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये, इनमें क्या होता है कि NAD जो है ये अब क्या करती है जनाब, NAD जो है वो निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड वो कन्वर्ट होती है NAD में, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की, इसकी एनर्जी जो है वो लूज हुई, लेकिन जब इसने फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई, और इस तरह का ये काम दिखाती है। NADPH और NADH बनने में ये TCA में ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में वकूफ पजीर होता है वहां पर दिखाती है, या फिर ATC में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये एनर्जी का जो है वो सबब बनते हैं NADH NADPH में। दूसरी कुछ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स डेरिवेटिव्स हैं। न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव कैसे, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गुआनिन जो है वो यूरोसिल, साइटोसिन वगैरह, तो ये इनमें इनसे डेरिवेटिव जैसे कि ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, GTP है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, UTP है, यूरोसिल ट्राइफॉस्फेट है, सो ऑन। तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड से जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं, डिराइव किए हुए हैं, अखज किए हुए हैं। तो ये जो है ये कोएंजाइम जो है वो वर्क कर, जैसे कि ATP का हम जानते हैं कि वो एनर्जी करेंसी के तौर पे पहचानी जाती है इन द सेल, और वो किससे, वो एनर्जी है जो कि काइनेसिस में वर्क करती है, काइनेटिक रिएक्शंस में वर्क करती है, जिनकी वजह से जो है वो हम वर्क कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने सेल्स के अंदर होने वाले तमाम तर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है वो कोई पजीर कर सकता है। सेलुलर एक्टिविटी स्टैंड हो जाती है अगर ATP ना मिले, और अगर ATP ना मिले तो वो जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है, वो जो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो क्रॉस ब्रिजेस के नतीजे में कंट्रैक्शन होती है वो नहीं हो पाएगी। अगर वो हो पाएगी तो फिर होगी तो एनर्जी खत्म हुई तो रुक जाएगी, और रेगरमाटोसिस की बीमारी जो है वो डिजीज भी हो जाती है ATP की कमी की वजह से, क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शन तो नहीं हो पाएगी। तो ये भी क्या है, कोएंजाइम के तौर पे वर्क करते हैं। और ये जिस तरह ये फास्फेट को निकालते हैं, फिर फास्फेट को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, गेन करते हैं, यहाँ पे भी वही फास्फेट को लूज करना, फास्फेट को गेन करना। तो अल्टीमेटली ये किस लिए है कि ये कोएंजाइम के मॉलिक्यूल को रिलीज भी करते हैं एक सेल में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और फिर उसको गेन भी करते हैं, उसका एक्टिविटी करते हैं। बहरहाल आगे है कि अगर ये कोएंजाइम या कोफैक्टर जो है वो उसको साइड लाइन पे कर दिया जाए, इसको साइड लाइन पे कर दिया जाए, बगैर इसके एंजाइम को देखा जाए तो वो ओपो एंजाइम कहलाता है। लेकिन एक एंजाइम जो विद जो है कोएंजाइम है उसको होलो एंजाइम कहा जाता है। होलोस कंप्लीट से निकला है तो कंप्लीट एंजाइम कहा जाता है, जो कि अपनी कंप्लीट एक्टिविटी शो करता है। अब ये तो एंजाइम की बात हम कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर के वजह से बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जनाब जाइमेज की वजह से बात की थी, बॉशरर ने क्या बात की थी जनाब इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एंजाइम का जो बियोलॉजिक इसका जो है वो नोमेनक्लेचर में कहा जाता है कि एंजाइम को नाम दिया जाता है, उसके आखिर पे एज लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। लेकिन शुरू में प्रीफिक्स जो है वो उसका जो है वो किस नाम से लिया जाता है, सुफिक्स तो उसका एज हो गया, प्रीफिक्स किसका नाम से है, तो प्रीफिक्स जो है उसको किस नाम से लिया जाता है, प्रीफिक्स लिया जाता है इस लिहाज से कि भाई वो जो है वो एंजाइम जो है उसका नाम क्या है कि वो किस तरह वर्क करता है। अब वो एंजाइम अगर आपने उसको नाम दिया जाता है इसके लिहाज से कि किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, जिस सबस्ट्रेट के नाम पर काम कर रहा है उस सबस्ट्रेट के हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा। या फिर अगर वो जो है वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अलावा कोई नाम देना है तो जो उसका रिएक्शन है उस रिएक्शन के हिसाब से नाम दिया जाए। मतलब अगर वो लिपिड पे काम कर रहा है तो लाइपेज LIP लिप जो है ये उसका जो है वो प्रीफिक्स है, किस लिहाज से, क्योंकि सबस्ट्रेट लिपिड्स हैं। सुफिक्स उसका क्या है, एज, क्योंकि वो जिस पे उसका नाम एज के तौर पे उसका रखा गया नोमेनक्लेचर में। अमाइलेज है, स्टार्च पे काम कर रहा है, ठीक है। लैक्टेज है जो लैक्टोज पे काम करता है, मतलब मिल्क वगैरह पे काम करता है। तो लाइपेज, अमाइलेज जो है वो लैक्टेज, सो ऑन, ये वो फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल काफी है। तो ये वो एंजाइम है जो अपने सबस्ट्रेट के नाम से पहचाने जाते हैं, जो जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है, वर्क करता है, उसके लिहाज से इनको नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ अपने फंक्शन के लिहाज से पहचाने जाते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं, रिडक्शन भी करवाते हैं, या सिंपल रिडक्टेज जो सिर्फ रिडक्शन करवा रहे हैं, या ऑक्सीडेज जो सिंपल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। वो जो हाइड्रोलाइज जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसी भी जगह पे पार्ट में, उसको जो है हाइड्रोलिसिस कहा जाता है।
ट्रांसफरेज जो कि रिएक्शन के दौरान एक जो है वो एलिमेंट या एटम जो है वो एटम या मॉलिक्यूल को एक से दूसरे में जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो ट्रांसफरेज के नाम से पाए जाते हैं। तो आइसोमरेज हम जानते हैं आइसोमरिज्म के, जिसमें जो है उसका केमिकल फार्मूला तो सेम रहता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो वेरी कर जाता है, उसको आइसोमरिज्म कहते हैं। तो वो जो आइसोमरिज्म करवाते हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर सेम रखने वाले और स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला सेम रखने वाले मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रखने वाले मॉलिक्यूल्स में वो बनाते हैं, उनको हम क्या कहलाते हैं, आइसोमरेज कहलाते हैं। तो सो ऑन जनाब, ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की, ठीक है, कि कौन है उनको एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे या उनके फंक्शन के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको जो है वो आगे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।